हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 9th के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं और इसमें थर्ड चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति स्टार्ट किया गया। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक और सामाजिक कारण क्या थे, और आज के क्लास में हम आपको बताएंगे फ्रांसीसी क्रांति के आर्थिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक एवं व्यक्तिगत कारण, बौद्धिक कारण और फिर तत्कालीन कारण। समस्त कारणों को आज के क्लास में समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको समझाते हैं आर्थिक कारण के बारे में, तो ध्यान से समझिएगा। बहुत सारा आर्थिक कारण था फ्रांसीसी क्रांति किए जाने के। तो देखिए सबसे पहले विदेशी युद्ध, यानी बहुत सारे युद्ध में फ्रांस की सहभागिता हो गई थी। तो विदेशी युद्ध के कारण और साथ ही साथ जो अपव्यय किया जा रहा था, अपव्यय का मतलब जो फिजूल खर्ची राजा और उसके पत्नी और उसके विशेष आदमियों के द्वारा किया जा रहा था, विदेशी युद्ध और अपव्यय के कारण फ्रांस की जो आर्थिक स्थिति थी, इसकी आर्थिक स्थिति काफी खराब होती जा रही थी। आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही थी। अब वहीं देखा जाए तो जब भी फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होता हुआ दिखाई देता था, तो राजा का काफी फेमस कार्य जो है शुरू हो जाता था। राजा टैक्स की मात्रा, यानी कर लगाने की, जो कर वसूलने की जो मात्रा वो काफी बढ़ा देता था। यानी राजा के द्वारा कर लगाने की जो प्रथा थी ये काफी प्रचलित थी। और देखिएगा वहां पे टैक्स वसूलने का, कर लगाने का जो प्रथा था वो भी असमानता पर आधारित था और वो भी पक्षपात की भावना पर आधारित था। और इसमें केवल जनसाधारण वर्ग के लोगों से ही अधिक मात्रा में टैक्स वसूली किया जाता था। कुलीन वर्ग जो है ये टैक्स से मुक्त होते थे, इन्हें टैक्स जो है नहीं देना पड़ता था। अब देखिए फ्रांस में टैक्स वसूलने के लिए मतलब लगभग हर 5 से 6 वर्षों के बाद वहां पे किसी पूंजीपति को, वहां के पूंजीपतियों को टैक्स वसूलने का ठेका दिया जाता था। और जिन पूंजीपतियों को टैक्स वसूलने का ठेका दिया जाता था उन्हें टैक्स फॉर्मर के नाम से जाना जाता है। अब ये क्या करते थे कि ये एक निश्चित राशि, मतलब ये मनमानी ढंग से किसानों से, मजदूरों से, जनसाधारण वर्ग के लोगों से टैक्स वसूलते थे और उसका एक निश्चित राशि सरकार को यानी राजा को दे देते थे और बाकी राशि अपने जेब में रख लेते थे। तो इस प्रकार टैक्स वसूलने की प्रक्रिया से काफी अधिक टैक्स चूंकि किसानों मजदूरों को देना पड़ता था, जिसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही थी। अब देखिए विभिन्न प्रकार के टैक्स, यहां तो पूछिए मत, दैनिक उपभोग की जो वस्तुएं, जो डेली कंज्यूम करने वाली वस्तुएं, उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। किसानों को भूमि पर एक विशेष प्रकार का टैक्स देना पड़ता था और भूमि पर लगने वाला जो टैक्स था इसको टैले के नाम से जाना जाता था। यानी किसानों को भूमि पर टैले नामक टैक्स देना पड़ता था और वहां के जनसाधारण वर्ग के लोगों को धार्मिक कर भी, यानी अपने धर्म के मानने पर भी कर देना, टैक्स चुकाना पड़ता था। और धार्मिक कर के रूप में टीथे नामक टैक्स जो है राजा के द्वारा वसूला जाता था। तो इस प्रकार ऐसे इन सारे टैक्स के, करों के बोझ से दबे होने के कारण फ्रांस के जनसाधारण वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ चुकी थी। और राजा जो था, राजा के आदमी जो थे वो फिजूल खर्ची छोड़ ही नहीं रहे थे, फिजूल खर्ची वो करते ही जा रहे थे। विदेशी युद्ध के चलते भी काफी नुकसान हुआ। तो ये सारे कारण थे फ्रांस की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय होने के। और देखिए जब आर्थिक स्थिति इतना दयनीय हो गया तो फिर एक बड़ी क्रांति होना निर्धारित हो गया। अब आइए इसके बाद हम आपको समझाते हैं इसके सैनिक कारण के बारे में। तो देखिए सैनिक कारण भी एक काफी महत्वपूर्ण कारण के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के लिए सामने आया। आपको बता दे कि यहां जनरली फ्रांस में किसानों को और जो निम्न वर्ग के मजदूर थे वहां, इन सबको सैनिक के पद पर बहाल किया जाता था, यानी सेनाओं के पद पर इन्हें बहाल किया जाता था। और देखिए सेनाओं के पद पर इन्हें बहाल किया जाएगा, लेकिन सेनाओं में जो निम्न पद होता था, यानी जो छोटे स्तर का सैनिकों में पद होता था वही इनको मिलता था, किसानों को और निम्न वर्ग के मजदूरों को। लेकिन सैनिकों का जो उच्च पद होता था सैनिकों में, ये उच्च पद हमेशा कुलीन वर्ग के लोगों के लिए ही आरक्षित, सुरक्षित रहता था।
और यहां जो सेनाओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता था वो काफी निंदनीय है। बिकॉज यहां पे सबसे पहली चीज की सेनाओं को कम वेतन दिया जाता था, दूसरी चीज की उन्हें कठोर अनुशासन के बीच, कठोर अनुशासन का मतलब के अंडर में सेनाओं को रहना पड़ता था, साथ ही साथ उन्हें अच्छे ढंग से भोजन भी नहीं कराया जाता था, यानी उन्हें खराब भोजन मिलता था, जिसके चलते इन सारे चीजों से वहां की सेनाओं, वहां के सैनिकों में भी असंतोष की भावना थी, अपने देश के राजा के प्रति, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के प्रति वहां के सैनिकों में काफी असंतुष्टि थी। तो जिसके चलते सैनिक वर्ग के लोग भी राजा के नीतियों से संतुष्ट नहीं थे। तो यह भी एक प्रमुख कारण बना फ्रांसीसी क्रांति शुरू किए जाने के। अब देखिए हम बात करेंगे धार्मिक एवं व्यक्तिगत कारण की। तो देखिए अगर हम बात करें धार्मिक कारण की, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि फ्रांस में ईसाई धर्म के मानने वाले जो लोग थे, हमें पता ही है कि ईसाई धर्म दो भागों में बटा है, जिसमें एक को हम कहते हैं कैथोलिक और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट। तो फ्रांस में भी ये दोनों धर्म मानने वाले लोग थे, और जो फ्रांस का राज धर्म था कैथोलिक, और वहां प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोगों को कठोर सजा दिया जाता था। बिकॉज राजा का कहना था कि बिकॉज राजधर्म है, राजा और राजा के व्यक्तियों के द्वारा कैथोलिक मतलब धार्मिक सिद्धांतों को अपनाया जा रहा है, तो फिर प्रोटेस्टेंट धर्म धार्मिक परंपराओं को अपनाने वाले जो लोग थे उन्हें राजा के द्वारा कठोर सजा दिया जाता था। यानी वहां पे धार्मिक स्वतंत्रता भी लोगों को प्राप्त नहीं था, यानी धार्मिक दृष्टिकोण से भी वहां की जनता जो है राजा से संतुष्ट नहीं थी। अब देखिए हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारण की। तो अगर व्यक्तिगत कारण की बात किया जाए तो देखिए वहां के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त ही नहीं था, वहां के लोगों को भाषण देने की अनुमति नहीं थी, यानी वहां के लोग भाषण नहीं दे सकते थे, वहां के लोग लेखन नहीं कर सकते थे। जैसे होता ना कि हम पुस्तकें लिख लें, समाचार पत्र प्रकाशित करें और लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रसार करें, राजा के गलत नीतियों का पर्दाफाश करें, तो मतलब इस प्रकार की अभिव्यक्ति दिखाने की आजादी वहां के लोगों में नहीं था। भाषण नहीं दे सकते थे, लेखन का कार्य वहां के लोग नहीं कर सकते थे, साथ ही साथ अपने विचार को मतलब अपने मन के विचार की अभिव्यक्ति वहां के लोगों के द्वारा नहीं किया जा सकता था। तो इतना सारा रेस्ट्रिक्शन था वहां के लोगों पर। तो जनरली हम कह सकते हैं कि वहां के लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल ही प्राप्त नहीं था। और आपको एक और बात जान के अचरज होगा, वहां राजा के किसी भी व्यक्ति द्वारा, राजा और राजा के किसी भी आदमी द्वारा वहां फ्रांस के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था, और वो भी बिना मुकदमा चलाए। आपको पता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, हम लोग के यहां क्या होता है, हम लोग देखते हैं ना कि सबसे पहले व्यक्ति पे केस बनता है, मुकदमा किया जाता है, मुकदमा यानी केस चलाना। तो मुकदमा सबसे पहले चलाया जाता है, और जब मुकदमा चलाया जाएगा उसके बाद पुलिस इन्फॉर्म करेगी, फिर पुलिस जो है आएगी और गिरफ्तार करेगी। तो देखिए गिरफ्तारी का काम मुकदमा चलाने के बाद होता है, लेकिन वहां राजा और राजा के किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी फ्रांस के निर्दोष व्यक्ति को भी बिना मुकदमा चलाए और वहां गिरफ्तार किया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि फ्रांस में जनसाधारण वर्ग के लोगों का बिना मुकदमा चलाए वहां गिरफ्तारी का वारंट होता था, गिरफ्तारी का वारंट पास होता था, और इसी घटना को वहां लेटर्स द कैचेट के नाम से जाना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप का पूछा जाता है। लेटर्स द कैचेट से आप क्या समझते हैं? तो बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि फ्रांस के जो जनसाधारण वर्ग के लोग थे उन्हें राजा या राजा के किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना मुकदमा चलाए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनके गिरफ्तारी का वारंट बिना मुकदमा चलाए होता था, और इसी घटना को वहां लेटर्स द कैचेट के नाम से जाना जाता था। अब देखिए तो यहां से स्पष्ट हो गया कि वहां न ही धार्मिक स्वतंत्रता था और न ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता था। तो यह भी एक कारण बन रहा था एक बड़े क्रांति किए जाने की। अब आइए हम आपको बौद्धिक कारण के बारे में समझाते हैं। तो अगर बात किया जाए बौद्धिक कारण का, तो बौद्धिक कारण किसी भी देश के, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो या वहां की क्रांति वगैरह की बात किया जाए, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और रियल मायने में देखा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति में भी बौद्धिक कारण अहम भूमिका निभाया।
फ्रांस के बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी थे, यानी फ्रांस में जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उसमें कुछ प्रमुख बुद्धिजीवियों का नाम हम रखेंगे जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा फ्रांस के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना प्रबल करने में। और जब राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हुआ तब जाकर वहां क्रांति को सफलता मिल पाया। तो देखिए वहां कुछ प्रमुख बुद्धिजीवियों की अगर हम बात करें, जैसे वहां के एक प्रमुख बुद्धिजीवी हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, वहीं हम बात करें वाल्टेयर, फिर देखा जाए तो रूसो, यह भी एक प्रमुख बुद्धिजीवी का नाम है। ये तीन वहां प्रमुख बुद्धिजीवियों का अहम भूमिका रहा है फ्रांसीसी क्रांति में। तो देखिए अगर मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया जिसका नाम था विधि का आत्मा, यानी विधि की आत्मा, इसको हम कह सकते हैं द सोल ऑफ स्पिरिट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, विधि की आत्मा नामक पुस्तक में इन्होंने सरकार के 3 अंगों की चर्चा की है, सरकार के अंगों की चर्चा की है, जिसमें इन्होंने बताया विधायिका के बारे में, इन्होंने बताया कार्यपालिका के बारे में, और फिर इन्होंने बताया न्यायपालिका के बारे में। और मतलब इन सरकार के इस तीनों अंगों में उन्होंने सरकार के शक्तियों के विभाजन की बात किया, जिसके चलते इस सिद्धांत को शक्ति के पृथक्करण का मतलब विभाजन, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत इसे कहा जाता है। अब देखिए इनके अनुसार जो 3 व्यवस्था किया गया, विधायिका जो देश में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उसको लागू करेगी, और न्यायपालिका यह देखेगी कि उस कानून का सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, और फिर उस कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा देगी। तो देखिए मॉन्टेस्क्यू के द्वारा यह प्रमुख कार्य किया गया और लोकतांत्रिक व्यवस्था पे ये काफी जोर दिए। लेकिन वहीं अगर वाल्टेयर की बात करें तो वाल्टेयर जो है ये लोकतंत्र के यानी जनतंत्र के समर्थक नहीं थे, लेकिन लेकिन राजतंत्र जो है, राजतंत्र प्रजा के हित में यानी राजतंत्र जनता के हित में हो, इस बात का ये प्रबल समर्थक थे। यानी वाल्टेयर पूर्ण परिवर्तन नहीं चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि पूरी तरीके से शासन व्यवस्था ही बदल जाए, लेकिन ये चाहते थे राजतंत्र ही रहे, लेकिन राजतंत्र प्रजा हित में हो। तो इनका थिंकिंग थोड़ा अलग था। लेकिन अगर हम बात करेंगे रूसो का, तो ये ऐसे व्यक्ति थे जो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे, यानी ये पूरी परिवर्तन चाहते थे। ये चाहते थे कि फ्रांस में पूरी तरीके से लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पूर्णतः यहां अपनाया जाए। और रूसो का एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जिसका नाम है सामाजिक संविदा, और सामाजिक संविदा नामक पुस्तक में इन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थापना पे बल भी प्रदान किया है। तो देखिए हम लोग समझे ये कुछ बुद्धिजीवी हैं जो फ्रांसीसियों में राष्ट्रीयता के प्रसार का काम किया, तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गया। अब आइए अंततः हम पहुंचते हैं तत्कालीन कारण के बारे में। हमने आप लोग को पहले ही हम बता दिए हैं कि कारण तो बहुत सारा क्रिएट होता है, धीरे धीरे बहुत सारा कारण आता है, लेकिन लास्ट में एक ऐसा कारण आता है जिसके तुरंत बाद युद्ध क्रांति स्टार्ट हो जाती है, आंदोलन शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं तत्कालीन कारण। तो देखिए तत्कालीन कारण क्या था, तो फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अब आप लोग कहेंगे सर ये कौन सा बात हुआ, फ्रांस और अमेरिका का क्या लेना देना कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम इसका तत्कालीन कारण बन गया? लेना देना है। देखिए कैसे, आपको बताएं, हम पहले ही पढ़ा चुके हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका के तरफ से फ्रांसीसी सेना भी भाग लिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। और जब फ्रांसीसियों ने देखा, उस समय जब अमेरिका आजाद हुआ, अमेरिका महाशक्ति नहीं था, अमेरिका बहुत कमजोर देश था, और जब वैसे देश विश्व के महाशक्ति इंग्लैंड को पराजित कर दिया तो उससे फ्रांसीसी सेनाओं को काफी सबक मिला। और जब फ्रांसीसी सेनाएं अपने स्वदेश लौटी तो वहां फ्रांस के लोगों को अपने निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक किया, और फिर
फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई। तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ही फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालीन कारण बन गया। तो देखिए आज के क्लास में हम आपको बताएं आर्थिक कारण, सैनिक कारण, धार्मिक एवं व्यक्तिगत कारण, बौद्धिक कारण और तत्कालीन कारण। आप कोशिश कीजिए इसको कॉपी में अपने से नोट करने का, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियोज एक दो बार और देखिए और इसको अच्छी तरीके से समझिए। और अगले वीडियो में हम आपको मिलते हैं और फिर अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को, जिसमें हम बताएंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन से घटनाओं को अंजाम दिया गया और किस प्रकार राजा को गद्दी छोड़ने से विवश किया गया।